बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्लियर हो गई बात? इससे पहले मैंने आपको रैंडम वेरिएबल्स कंप्लीट कराया है, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स पढ़ाए हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मास्टर पढ़ाना शुरू करता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बेटा टॉपिक का नाम? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल समझा रहे हैं, मास्टर को समझाते ही नहीं है, क्या समझ रहे? देखो बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कराऊंगा, लिखवाऊंगा, डेफिनेशन को समझाऊंगा, और अगर टाइम बचता है, देखो लेक्चर लंबा नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। अगर टाइम बचता है तो इसी में ही क्वेश्चन भी क्या करा दूंगा, समझा दूंगा। क्लियर? तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है बेटा। लेट, ये ऐसा समझिए, इफ कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स नहीं बेटा, ये डिजाइन मास्टर ने बनाई है, ये चलो डॉट बना दिया, अब सब अच्छा लग रहा है। ठीक है, इफ कैपिटल एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, देन द function capital F is defined for all real values of x। ये स्मॉल x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। by capital F x is equal to probability of capital X less than equal to small x is equal to probability of omega, where x omega is less than equal to small x, is called distribution function or cumulative distribution function। ये बात थी डेफिनेशन की। अब समझो धीरे धीरे क्या बता रहा है। इफ एक्स क्या है बेटा? ये जो कैपिटल एक्स है ये क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है। देन एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया जिसको मैंने कैपिटल एफ से लिखा है, इज डिफाइंड फॉर ऑल। ये जो फंक्शन है डिफाइन किसके लिए? जितनी भी रियल वैल्यूज हैं। स्मॉल एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रैंडम वेरिएबल्स को। बाय, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, तो क्या करेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसकी? रैंडम वेरिएबल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये स्मॉल एक्स क्या है बेटा? रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर है। और ये आपका क्या है? रैंडम वेरिएबल है। अगर मैं किसी स्मॉल एक्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रैंडम वेरिएबल अगर मेरे को एक्स का निकालना है, किसके अलाउंग? स्मॉल एक्स के अलाउंग, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। समझो कैसे, इस चीज को समझो। जैसे एफ ऑफ 1 निकालना है, मान लो एफ ऑफ 1 निकालना है, ठीक है? समझो ये जो एक्स है, ये जो एक्स है ये कुछ सेट ऑफ वैल्यूज को लेता है। अभी मैं जब बताऊंगा तो समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ही समझ लो, जैसे मैंने क्या किया, हेड और टेल, एक कॉइन को क्या किया बेटा? टॉस किया। क्या किया? टॉस किया। ठीक है, टॉस किया। टॉस करने पे जो रैंडम वेरिएबल एक्स को डिफाइन किया वो मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड के लिए। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, समझो लो, मजा आ जाएगा। समझो एक कॉइन को टॉस किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट था, उसमें सैंपल स्पेस क्या है बेटा आपके पास? हेड आया और टेल आया। रैंडम वेरिएबल क्या है? डिफाइन किया मैंने नंबर ऑफ हेड के लिए। अब जब नंबर ऑफ हेड के लिए क्या किया,
डिफाइन किया किसको, रैंडम वेरिएबल एक्स को, तो यहां पे आपको कुछ सेट ऑफ वैल्यूज मिली। वो क्या मिली, 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। समझो, मैंने सिक्के को उछाला तो हेड आने के चांसेस कितने, 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। एक सिक्के को चला, चलिए मास्टर, एक मेरी टीम है और एक आपकी टीम है, दोनों लोग क्रिकेट मैच खेलने गए। सबसे पहले क्या किया, मैं कैप्टन था एक टीम का, एक टीम के कैप्टन क्या थे, आप थे। बीच में एक आदमी को बुलाया, मैंने कहा टॉस करो, टॉस किया। तो जब उसने टॉस किया तो क्या देखा आपने, हेड कॉल की, तो देखा जब सिक्का गिरा तो उस पर टेल्स आया। तो जब एक सिक्के को उछाल सकते हैं, सिक्के को उछाला तो उसमें हेड एक बार आ सकता है और टेल एक बार आ सकता है। लेकिन यहां फंक्शन किस पे डिफाइन है, नंबर ऑफ हेड के लिए, तो हेड एक आएगा या फिर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर टेल आ जाएगा तो फंक्शन क्या बिहेव करेगा, 0 की तरह बिहेव करेगा। ये मैंने रैंडम वेरिएबल में पूरा पढ़ा है, वहां पे इसको समझिएगा। अब समझिए, ये जो 1 और 0 आया है, ये क्या है बेटा, रियल वैल्यूज हैं। ये जो रियल वैल्यू है इसको ही हम लोग स्मॉल x से डिनोट करते हैं। समझ में आया, जैसे यहां दो रियल वैल्यूज आई है, एक x1 आया और एक x2 आया है। तो इस ये जो चीज है यहां पे अगर मैं f ऑफ 1 निकालूंगा, 1 मतलब f ऑफ x1, मान लो यहां पे x1 लिख लूं, x1 की वैल्यू निकालूं, तो f ऑफ 1 जब निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी मेरे को किसकी, x1 के अलोंग, तब उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकलेगा। समझ में आया, ये सब अभी आगे की बातें, अभी बस इतना समझो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता क्या है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसकी, रैंडम वेरिएबल x की, कब, लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। यहां स्मॉल एक्स क्या है, वो वैल्यू है जो रैंडम वेरिएबल क्या करेगा, लेगा। किससे लेगा, जो सेट ऑफ वैल्यूज जो रैंडम वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है उस वैल्यू के अलोंग हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे। समझ में आया, जैसे यहां पे रैंडम वेरिएबल एक्स का क्या वैल्यूज ले रहा था, 1 ले रहा था या 0 ले रहा था, तो यहां पे एक बार x को 1 पुट कर सकते हैं या फिर x को 0 पुट कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में देखिए, अगर मेरे को f ऑफ 1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन 1 निकालूंगा। 1 से जितने भी कम आपकी प्रोबेबिलिटी है सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो मेरे को f ऑफ 1 मिल जाएगा। अगर मैं f ऑफ 0 निकालूं तो p x लेस देन, यहां पे ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो मैंने यहां 0 लिख लिया। तो अगर f ऑफ 0 निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलोंग 0 निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी जो रैंडम वेरिएबल x की है वो 0 या 0 से कम होगी, उन सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्लियर, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग 0 मिल जाएगा मेरे को। क्लियर, अभी इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बड़ा मजा आएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये क्या थी बेटा, डेफिनेशन थी। कभी कभार इसको हम लोग क्यूम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसका डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ये डिनोट करने का तरीका है किसको, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, और फाइंड करने का तरीका ऐसे, ये मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा, ये मैं आपको क्वेश्चन में फाइंड करना बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। क्लियर होगा, तो ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन था। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज आई है मार्केट में तो उसकी कुछ खूबियां भी होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो अब ये क्या था, समझा दिया डेफिनेशन, अब इसके क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब उन प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपको बहुत तगड़े तगड़े कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, कहोगे मास्टर बिल्कुल आनंद आ गया स्टैट्स पढ़ के। समझ में आया, चलो अब बात करते किसकी, प्रॉपर्टीज की। चलिए, पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्या बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, लेट छोड़ दीजिए, इफ कह लीजिए, मास्टर ग्रामर भी पढ़ने लग रहा, अरे बेटा, इफ कैपिटल F इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम
random variable capital X if capital F is a distribution function of random variable X, that is here comma A less than B, then probability of A is equal to f of b माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, ये मेरे को क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। समझो बात को, यहां पे जो a और b है ये क्या बेटा, रियल वैल्यूज है, नंबर्स है, यानी कि यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि a जो होगा वो हमेशा b से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। क्लियर। अब इस चीज का क्या करना है मेरे को, प्रूफ करना है। प्रूफ करना है इस चीज को। कैसे प्रूफ होगा, तो सबसे पहले देखिए इस चीज को प्रूफ करेंगे। यहां देखिए सोल्यूशन, ये हम लोग प्रूफ इसका देख रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, लेट अस कंसीडर टू डिसजॉइंट इवेंट्स। टू डिसजॉइंट, मैंने 2 डिसजॉइंट इवेंट्स को क्या किया, कंसीडर किया। पहला इवेंट था ए एंड, ठीक है, लेट्स अस कंसीडर 2 डिसजॉइंट इवेंट, 2 इवेंट्स को मैंने कंसीडर किया, एंड द यूनियन ऑफ द इवेंट्स इज इक्वल टू द एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है सबसे पहली बात, मैंने 2 डिसजॉइंट इवेंट को किया। अब बेटा डिसजॉइंट इवेंट की खासियत क्या होती है, डिसजॉइंट इवेंट की खासियत क्या होती है कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास इवेंट 1 है और इवेंट 2 है, दोनों क्या है बेटा, डिसजॉइंट है, दोनों ही क्या है बेटा, डिसजॉइंट है, तो हम लोग ये कहते थे, क्या कहते थे कि जो E1 इंटरसेक्शन E2 है वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या फिर 5 हो जाएगा, ऐसे ही लिखा जाता था। डिसजॉइंट इवेंट में क्या होता है, अगर कोई भी 2 इवेंट अगर डिसजॉइंट हैं तो इसका मतलब उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्या किया, डाइस को थ्रो किया, समझो मैं समझा देता हूं। डाइस को थ्रो किया, इवेंट 1 में मैंने इवन नंबर लिए 2 4 6 और इवेंट 2 में मैंने क्या किया 1 3 और 5। ठीक है, ये 2 इवेंट थे। अगर मैं इन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन निकालूं, इंटरसेक्शन मतलब वो कॉमन एलिमेंट अगर ढूंढ लूं तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे E1 इंटरसेक्शन E2 निकालूं तो कुछ मिलेगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों इवेंट में कोई कॉमन एलिमेंट मिल जाए, लेकिन यहां कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया या फिर 5 हो गया। यही चीज यहां पे कह रहा है कि ये एक इवेंट है, एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये, इन दोनों इवेंट का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 0 है। क्लियर होगी बात, समझ में आया। ठीक है, तो अब इस चीज को कैसे लिखेंगे, देखिए क्या, जो ये वर्ल्ड है इसको देखो ऐसे इंटरनेट करेंगे, एक्स बी यूनियन x लेस देन इक्वल टू a इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। ये जो पूरी सेंटेंस लिखा है इसका मतलब ये है। क्लियर, इसको मैं क्या करता हूं, स्टार दे देता हूं इक्वेशन। क्लियर, ये चीज समझ में आई। मैंने क्या किया, इन्वर्टिंग को ही इक्वेशन फॉर्म में पुट कर दिया। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट स्टेप, चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं दोनों तरफ क्या लूंगा, प्रोबेबिलिटीज लूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ये चीज समझिए, मैंने दोनों तरफ क्या किया, प्रोबेबिलिटी ले ली। क्लियर, अब देखिए अगर
ये इवेंट ए है, A1 है, A1 है, और ये इवेंट A2 है, तो आप A1 यूनियन A2 का फॉर्मूला जानते हो प्रोबेबिलिटी का? बिल्कुल जानते हैं। क्या होता है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। ओ हो, ये तो क्या था? एडिशन थ्योरम में था। क्लियर? एडिशन थ्योरम में था। अब ये दोनों इवेंट्स क्या थे बेटा? डिसजॉइंट है। दोनों ही इवेंट क्या है? डिसजॉइंट है। तो A1 इंटरसेक्शन A2 क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। तो P A1 यूनियन A2 को आप क्या लिख सकते हो? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज लिख सकते हो, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। अगर यूनियन में है और दोनों ही क्या है? डिसजॉइंट है, तो ये 0 हो गया। तो इस यूनियन को आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के सम में लिख सकते हो, और यही चीज मैं यहां पे करूंगा। अब इसका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी और इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कर दूंगा, तो वो इसके बराबर होगा। देखो कैसे, ये चीज समझ में आई? अब देखिए कैसे, समझिए। देखिए क्या इंडिविजुअल सम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन बी। यही चीज मैंने समझाई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी is equal to probability of x less than b minus probability of a less than क्या है? x less than a। ये चीज समझ में आई? ये प्लस में था, इधर चला गया तो माइनस में हो गया। ओ हो, ये क्या बना दिया मास्टर? ये समझ में आया क्या बनाया? बेटा ये जो है यही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? देखो इधर जल्दी से, बेसिक डेफिनेशन मैंने क्या समझाई थी आपको? बेसिक डेफिनेशन क्या समझाई थी मास्टर? बताओ बताओ। देखो ये समझाई थी क्या? अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है किसका? रैंडम वेरिएबल x का अलोंग स्मॉल x रियल वैल्यूज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। यही है। अब देखो क्या मैं इस चीज को fx के टर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे? देखो x यहां किसके बराबर है? b के बराबर है। तो f ऑफ b को मैं क्या लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन b, और दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, तो मैं इसको किसके बराबर लिख सकता हूं? f ऑफ b के। क्लियर? माइनस, अब ये किसके बराबर होगा? f ऑफ a निकालिए, कैसे होगा? x की वैल्यू a है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? px लेस देन a, तो px लेस देन a किसके बराबर है? f ऑफ a के। तो fa माइनस fb हो गया। ये पूरा किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन कैपिटल X लेस देन इक्वल टू p। समझ में आया? यही चीज आपको क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। यही चीज क्या करनी थी? हेंस प्रूफ्ड। यही चीज तो बेटा प्रूफ करनी थी। ये चीज समझो, यहां पे टेक्निकलिटी क्या है समझने वाली, कि मैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन b को fb के टर्म्स में कैसे लाया। क्यों? क्योंकि जनरल डेफिनेशन जो थी वो क्या थी? यही थी जनरल डेफिनेशन। मैं गया, मैंने कहा ये इसके बराबर है, अच्छा तो मैं x को a के बराबर रख दो और x को b के बराबर रख दो, तो जनरल टर्म में जहां जहां x है वहां b रख दो और a रख दो, तो मेरे को मिल जाएगा। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे कर दी। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझने वाली। क्या बेटा? छोटी सी चीज और समझने वाली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a x b कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ a x b कैसे निकालेंगे? और प्रोबेबिलिटी ऑफ a x b, ये कुछ पूछे जाने वाले सवाल है। ये भी पूछा ही जाता है, इसलिए मैं इसको इसी में समझा देता हूं आपको। कैसे समझाऊंगा? अरे हाथों से, अभी तक जैसे आप समझा रहे थे वैसे ही समझाते जाएंगे। देखो अब समझो, ये जो आपका टर्म आया है इसको मैं 1 दे देता हूं। क्या इस वाले में, क्या इस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में और दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में कुछ फर्क है? बिल्कुल फर्क है। क्यों? क्योंकि देखिए मास्टर, यहां b लेस देन इक्वल टू, लेकिन यहां b क्या है? सिर्फ लेस देन है। यानी अगर मैं इस टर्म में से
बी का टर्म क्या कर दूं, माइनस कर दूं। अगर मैं इस टर्म में से बी का टर्म क्या कर दूं, माइनस, यानी इक्वल टू बी का टर्म माइनस कर दूं, तो मेरे को ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। ये चीज समझ में आई? क्या किया, अगर मैं इस इक्वल टू वाले टर्म को माइनस कर दूं, ये जो इक्वल टू वाला टर्म है इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे को यही तो मिलेगा, और यही मेरे को करता ही है। क्लियर? यहां पे आइए, यहां पे देखिए ए भी इंक्लूडेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ए भी इंक्लूडेड है, और एक्स इक्वल टू बी भी इंक्लूडेड है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी, ये चीज मेरे को पता है पहले से फर्स्ट। अब यहां पे मैं सिर्फ मेरे को क्या करना है, ए को इंक्लूड करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, कर दिया। यहां पे आइए, यहां पे देखिए क्या है, ए को इंक्लूड कर रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंक्लूडेड है, लेकिन बी इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बी को माइनस कर दूंगा और ए को प्लस कर दूंगा, किसमें, जनरल टर्म में। देखो कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी, ये है। मैं क्या करूंगा, बी इंक्लूडेड नहीं है, तो यहां पे पहले माइनस कर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, बी इंक्लूडेड नहीं, यानी इसमें से अगर मैं बी वाला टर्म माइनस कर दूंगा तो ये हट जाएगा, और मेरे को इंक्लूड क्या करना है, ए भी करना है, ए भी इंक्लूड करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए को इंक्लूड कर दूंगा। क्लियर? समझ में आया? अब देखिए इस चीज की वैल्यू आपको पता है क्या होती है बेटा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, पता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। समझे? बिल्कुल समझे। इस टर्म की वैल्यू पता है क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर होगी बात? दिस टर्म की वैल्यू पता है कैसे, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। दिख रहा है बेटा? बहुत प्यारा आ रहा है, बहुत सुंदर आ रहा है। देखो क्या किया मैंने, ये वाला जो टर्म था इसकी वैल्यूज आपको क्या थी, पता थी, इक्वेशन 1 से मैंने इक्वेशन 1 से वैल्यूज को उठाया और पुट कर दिया। अब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू बी माइनस एक्स इक्वल टू ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एंड बी को पुट कर दिया। अब क्या आप ये चीज यहां से देख सकते हो कि मैं यहां पे जितने भी इवेंट्स थे उनको क्या किया, मैंने किस टर्म में लाने की कोशिश की है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के टर्म में लाने की कोशिश की है। क्लियर? अब बुक में आगे इसी के दिया है, क्या दिया है, अगर मैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, क्या, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी को मैं क्या कर लूं, जीरो मान लूं। ओ हो, यानी रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू ए की जो प्रोबेबिलिटी आएगी और एक्स इक्वल टू बी की आएगी उसको क्या मान लूं, जीरो। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये जो टर्म है अगर प्रोबेबिलिटी को मैं क्या कर लूं, जीरो मान लूं, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, हो जाएगा, और नीचे देखिए ये वाला भी टर्म जीरो होगा और ये वाला भी टर्म जीरो होगा। आपको रिजल्ट में क्या मिला, रिजल्ट में देखिए क्या मिला, क्या मिला, एफ ऑफ बी माइनस ए मिला, एफ ऑफ बी माइनस ए मिला और एफ ऑफ बी माइनस ए मिला। ओ हो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी जीरो रख दूं एक्स इक्वल टू और एक्स इक्वल टू बी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स बी। यानी ये जितने इवेंट्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ऑल द प्रोबेबिलिटीज, all the probabilities is equal,
इज इक्वल, ये जितने भी टर्म्स है 1 2 3 सबकी प्रोबेबिलिटीज का इक्वल हो गई और किसके बराबर हो गई, इक्वल टू द एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इसके बराबर हो जाएगी। ये कब होगी, कब होगी, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी को क्या कर लें, दोनों को ही जीरो पुट कर। क्लियर हो गई बात, जीरो पुट कर दिया, सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई, सेम आ गई। क्लियर, समझ में आया। ये तो थी आपकी क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। अब दो छोटी छोटी और प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी समझने की क्या करिए, प्रयास करिए। प्रयास तो मास्टर कर ही रहा हूं, पढ़ पढ़ के बोर हो गया हूं, वही स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। बेटा स्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजारा नहीं है इसके बगैर कुछ भी। चलो अब आओ, क्या है देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है वो क्या कहती है कि जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। क्यों बेटा, ये तो कुछ देखा लग रहा है। बाय एक्सियम 3, एक्सियम 3 अभी बता रहा हूं, चलो पहले ये चीज समझो। क्या जनरल डेफिनेशन क्या थी कि अगर मेरे को एफ एक्स की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन एक्स निकालूंगा। ओहो हो, यानी ये क्या कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को दर्शा रही है, बता रही है, दर्शा रही मतलब बेटा बता रही है। ठीक है, ये कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। और आपको एक बात पता है, बाय एक्सियम 3 ऑफ एन प्रोबेबिलिटी, एक्सियम 1 एक्सियम 2 और एक्सियम 3 मैंने सब पढ़ाया है, देख लेना पीछे जाके। एक्सियम 3 हमें ये बताता है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या है, 1 हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। ये एक्सियम 3 से होता है। क्या एक्सियम 3 मेरे को क्या करता है, बताता है। समझ में आया क्या बताता है कि प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती है। अब जो एफ एक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 से बड़ी और 1 से छोटी हो सकती है तो एफ एक्स भी क्या होगा बेटा, तो एफ एक्स भी क्या होगा, एफ एक्स भी क्या होगा बेटा, क्या होगा, 0 से बड़ा हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। अल्टीमेटली जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है डिपेंड तो बेटा प्रोबेबिलिटी पे ही कर रहा है ना। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी तो क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। क्लियर। इफ x लेस देन y, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन y। क्लियर होगी बात। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर f ऑफ माइनस इंफिनाइट की बात करें, x को मैंने क्या कर दिया माइनस इंफिनाइट, तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी, f ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 और f ऑफ प्लस इंफिनाइट अगर रख दूं तो लिमिट x टेंड टू प्लस इंफिनिटी, f ऑफ x जो होगा वो 1 के बराबर होगा। यानी सीधे से क्या कहना चाह रहा है कि f ऑफ माइनस इंफिनिटी की जो वैल्यू है वो 0 है और f ऑफ प्लस इंफिनिटी की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। ये मैं क्या करूंगा, अगर आप कहोगे लेक्चर देखोगे और आपको लेक्चर में मजा आया, समझ में आया, तो आपको अगर जरूरत पड़ती है तो मैं इसका प्रूफ कराऊंगा। आप कमेंट में क्या कर देना, कमेंट में मैसेज कर देना कि सर मेरे को इसका भी क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, क्या किसका, f ऑफ माइनस इंफिनाइट और f ऑफ प्लस इंफिनाइट का। क्लियर। तो ये जितनी भी चीज मैंने बताई ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे पहले आपको मास फंक्शन समझाना भी जरूरी और डेंसिटी फंक्शन भी समझाना जरूरी है। मास फंक्शन हम लोग कब यूज करेंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, सारी चीज मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।